So this is our first topic, Introduction to Kumar Britya, Pediatrics, according to the NCISM syllabus, Final Prof. So as we know, फाइनल प्रॉफ जैसे हम थर्ड ईयर आज तक होता आ रहा था कि थर्ड ईयर तक क्या था कि पीडिया और गायनी जो हम सब पढ़ते हैं कुमार वित्त और प्रस्तुति तंत्र एवं स्त्री रोग, वो हम क्या पढ़ते थे थर्ड ईयर में। लेकिन अब हमने क्या किया है कि एनसीआईएसएम ने क्या कर दिया कि उसे फाइनल ईयर में डाल दिया, क्योंकि ये क्या है, क्लिनिकल सब्जेक्ट है। ठीक है। सो अब हम इसमें पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहला चैप्टर है, हम पीडियाट्रिक की बात कर रहे हैं या फिर हम कुमार वृत्ति की बात करें, तो पहला चैप्टर ऑफ कोर्स ही बात है, अगर पहले टॉपिक की बात करते हैं किसी सब्जेक्ट की तो वो क्या है, उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगी। ठीक है। तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है जिसके अंदर हमें क्या पढ़नी है, कुमार वृत्ति की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कुमार वृत्ति, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुमार वृत्ति। ठीक है। सो here we are going to study definition of kumar vritya, scope and importance of kumar vritya, terminologies used in kumar vritya, वयो भेद। वय किसके लिए यूज होता है, एज के लिए। भेदा यानी कि उसके टाइप्स, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एज विथ रिसेंट अंडरस्टैंडिंग। रिसेंट अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है कि कुछ कुछ हम आयुर्वेद का देखेंगे उसमें अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग, एंड अलोंग विद इट्स रेशनल, मतलब हम कुछ उसमें मॉडर्न का देखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गए। के बाद नेक्स्ट देखो, स्टार्ट करते हैं परिचय। ठीक है। परिचय की बात करेंगे। परिचय की बात करेंगे तो आचार्य चरक ने क्या कहा है, देखो सबसे पहले आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, मतलब जो हम 8 अंग पढ़ते हैं, जिसमें जैसे तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, वाग्भट में पढ़ा होगा, काय बाल ग्रोह उद्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा विषाण, है ना। तो उसमें ऐसे अलग अलग आचार्य का, तो सबसे पहले किसका दिया हुआ है, आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट और काश्यप का हम पढ़ेंगे। काश्यप का हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो हमारे मोस्ट ऑफ द जो हम पढ़ेंगे इसमें, वो काश्यप के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। कुमार विद्या को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसने दी है, काश्यप ने। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि आचार्य कुमार विद्या प्रथम स्थान पे किसने रखा है, आचार्य काश्यप ने। फिर वाग्भट का देखते हैं तो वाग्भट में क्या लिखा हुआ है, काय बाल ग्रह उद्वा शल्य दंष्ट्रा, तो बाल बाल किसके लिए जाते हैं, बच्चों के लिए। तो सेकंड नंबर पे किसने रखा है, वाग्भट ने। अब आचार्य चरक के देखो तो चरक ने क्या लिखा है, इन अष्टांग विभाजन, यानी कि 8 अंगों का जो विभाजन है उसमें आचार्य चरक ने कौन से पोजीशन पे रखा है, कुमार विद्या को छठे नंबर पे, और सुश्रुत ने 5वें नंबर पे। ये दो चीजें याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद देखो, कुमार भृत्य, कुमार भृत्य का अर्थ क्या है ना। तो कुमार भृत्य जो वर्ड बना है वो दो चीजों से मिलके बना है, किस चीज से, कुमार और भृत्य। ऑफ कोर्स ये बात है, समझ आ रहा होगा। कुमार और भृत्य अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कुमार और भृत्य, कुमार का मतलब क्या हो गया, बालक। भाई बच्चा जो पैदा हुआ है वो कौन सी एज तक, अप टू 15 ईयर। उसके बाद वो किस में आ जाएगा, एडोलेसेंस एज में या यूथ एज में हम बोल देंगे। लेकिन अप टू 15 ईयर जो चाइल्ड होगा वो किस में आ जाएगा, कुमार, यानी कि बालक फेज में आ जाएगा। और भृत्य मतलब उसका पालन और पोषण, दो वर्ड आ गए, पालन व पोषण, यानी कि उसका पालन करना है। ठीक है। और दूसरा क्या करना है, उसका पोषण करना है। पोषण से हम यहाँ मतलब लेंगे न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है। उसके बाद देखो, उसकी निरुक्ति क्या बोल रहा है, कुमार वर्णम अधिकृत्यम कृतम कुमार भृत्यम। क्या लिखा है, कुमारस्य वर्णम अधिकृत्यम कृतम कुमार भृत्यम, मतलब अर्थात कुमार या बालक को भरण पोषण को अधिकृत्य करके जो शास्त्र लिखा गया हो उसे कुमार वृत्य कहते हैं। तो समझ आया कि क्या कहना जा रहा है, कुमार वृत्य है क्या, जिसमें बालक के भरण पोषण का अधिकृत्य, यानी कि अधिकृत किया गया हो, जिसके वर्णन किया गया हो, ऐसे शास्त्र, उस शास्त्र को क्या कहा जाएगा, कुमार वृत्य। ठीक है। फिर इसके बाद आती है इसकी परिभाषा। परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। ठीक है। तो ये क्या है, याद रखनी है क्या, कुमार भृत्यम नाम कुमार नाम,
धात्री शीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानस्य व्याधि नाम उपशमनार्थम। मतलब क्या है, पहले हिंदी में देखते हैं, इसका मतलब देखते हैं क्या लिखना चाह रहा है ये, कि जिस तंत्र में कुमार या बालक के भरण पोषण या पालन पोषण धात्री के क्षीर दोष के शोधन का उपाय बताया गया हो, दूषित दुग्ध ग्रह से उत्पन्न व्याधियां तथा उनके चिकित्सा का वर्णन किया गया हो, उसे कुमार वृत्तीय तंत्र कहते हैं। तो मतलब समझ आया, ये श्लोक याद रखना है। कुमार वृत्यम नाम कुमार नाम कुमार भरण धात्री शीर दोषम संशोधनार्थ दुष्ट संन्यग्रह समुत्थानस्य व्याधि नाम उपशमनार्थम। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम अगर पीए देते हो, जैसे एज पर एनसीआईसम, अगर पीए भी देते हो या फिर आगे फाइनल एग्जाम में जाते हो, तो फाइनल एग्जाम में भी जब 5 नंबर के क्वेश्चन या 10 नंबर के क्वेश्चन में जब डिवीजन होता है, तो ऐसे में सीधा पूछा जा सकता है कि कुमार वृत्य क्या है, और नहीं तो प्रैक्टिकल में एग्जामिनर पूछ सकता है कि एटलीस्ट और कुछ नहीं तो कुमार वृत्य की डेफिनेशन बता दो। तो क्या है, कुमार वृत्यम नाम कुमार वरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ दुस्तन्य ग्रह समुत्थानस्य व्याधि नाम उपशमनार्थम। ये श्लोक याद करना है। यानी कि वो तंत्र जिसमें बालक के भरण पोषण का बात हो, जिसके धात्री के शीर दोषों का शोधन की बात की गई हो, जिसका अगर किसी लेडी के स्तन्य में दोष है या फिर दुग्ध में दूषित दुग्ध आ रहा है, ग्रह से उत्पन्न व्याधियां हैं, तो उनका भी चिकित्सा का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है। उसके बाद देखो, आचार्य हरित के अनुसार, मतलब आचार्य हरित क्या कहते हैं, गर्भ के लिए उपक्रम, सूतिका कालीन उपक्रम। सूतिका क्या होती है, सूतिका जो होती है वो जो आफ्टर बर्थ जो फीमेल होती है ना, उसको सूतिका बोलते हैं। जब तुमने देखा होगा कि फैमिलीज में क्या होता है कि कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई, उसने बच्चे को डिलीवरी दी, उसके बाद क्या होता है कि 1 महीने तक उसका प्रॉपर पोस्टनेटल केयर रखते हैं, एक रूम में रखते हैं, हाइजीन मेंटेन रखते हैं, उसके आसपास बैक्टीरिया ना आए, ताकि इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, मदर का और फीटस का दोनों का ही क्या होता है, कम होता है। तो उस फेज को क्या बोलते हैं, सूतिका उपक्रम। बालकों के रोगों का संशमन की क्रियाएं बाल चिकित्सा के अंतर्गत आती है। उसके बाद है मॉडर्न एस्पेक्ट। इन मॉडर्न इट इज कॉल्ड पीडियाट्रिक्स। ये मैंने तुम्हें बताई दिया कि कुमार वृत्ति को क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। पीडियाट्रिक्स एक ग्रीक वर्ड है जो किससे बनता है, पीडोपेज एंड इयाट्रोस। तो देखो, दो वर्ड है, पीडोपेज एंड इयाट्रोस, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है। तो पीडोपेज, अब वही बात है, कुमार और भृत्य। कुमार का मतलब था चाइल्ड एंड भृत्य का मतलब पोषण था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया कि पीडो का मतलब तो इन्होंने चाइल्ड लिया, लेकिन वहां पे अपन ने कितनी एज बोली थी, 15 बोली थी, और यहाँ कितनी बोल रहे हैं, यहाँ देखो एज क्या बोल रहा है, अप टू 18 ईयर्स। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस का मतलब हो गया ट्रीटमेंट। इसने न्यूट्रिशन या फिर उसके ग्रोथ को ना बोल के यहाँ पे क्या लिया है, न्यूट्रिशन की जगह ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है। उसके बाद देखो, अलग अलग प्रोफेसर्स ने अपनी अपनी राय दी, कि जैसे अपने आचार्यों ने दी ना, जैसे काश्यप ने बोला, हारित ने बोला, सुश्रुत ने बोला, है ना, सब अपनी अपनी बात बोल रहे। तो वैसे एक प्रोफेसर थे, ओपी घाय, उन्होंने अपनी क्या बोला कि द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स इन पीडियाट्रिक्स। मतलब उन्होंने क्या बोला, पीडियाट्रिक्स क्या है, दैट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, उस साइंस या मेडिसिन की वो ब्रांच जो किसके साथ डील करती है, विद द केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये हम बात बोल ही रहे हैं कि पोषण करना है किसका, चिल्ड्रन का, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या ऐड कर दिया है, एडोलिसेंट। एडोलिसेंट को इन्होंने साथ में ऐड किया है। उसके बाद देखो, अकॉर्डिंग प्रोफेसर सूरज गुप्ते, तो प्रोफेसर सूरज गुप्ता ने क्या बोला, पीडियाट्रिक्स इज द स्टडी ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द वेरी कंसेप्शन थ्रू चाइल्डहुड इंक्लूडिंग एडोलिसेंस। अब इन्होंने भी एडोलिसेंस को इंक्लूड कर दिया। अब बस इतना सा फर्क है कि उन्होंने क्या बोला, ट्रीटमेंट केयर बोल दिया, इन्होंने क्या बोल दिया, स्टडी, उस चीज की स्टडी बोल दो, या फिर चाइल्डहुड को के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको इन्होंने क्या बोला है, पीडियाट्रिक्स बोला है। फिर एक डॉक्टर आचार्य ने अपना दिया, दैट पीडियाट्रिक्स इज द साइंस ऑफ द चाइल्ड केयर एंड इंक्लूड्स द प्रिवेंटिव प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये याद रखनी है, क्या है, पीडियाट्रिक्स इज द साइंस ऑफ चाइल्ड केयर एंड इंक्लूड्स दैट प्रिवेंटिव प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि शिशुओं के अधिक मृत्यु होने के कारण, ये नेक्स्ट पॉइंट है। ये तुम एनसीआईएसएम के अगर उन टर्मिनोलॉजीज में देखोगे तो वहां नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे एमसीक्यू पूछा जाता है, दैट विच आर द केसेस इन द अमंग द चिल्ड्रंस ड्यू टू विच द चिल्ड्रंस डाइड एट अर्ली एज, है ना।
तो ये कुछ रीजंस है कि बच्चे जो होते हैं, जो इन्फेंट पीरियड होता है, जो उनका 5 इयर्स तक की एज होती है, उसमें बच्चों के डेथ के कॉमन रीजन क्या हो सकते हैं। तो कुछ कॉमन रीजन दिए हैं जो आयुर्वेद और मॉडर्न को कोरिलेट करते हुए लिखे हैं। तो देखो, पहला है श्वास जनक ज्वर, मतलब न्यूमोनिया को बोला है। तो दैट इसमें ये दिया हुआ डाटा दिया हुआ है कि 24% ऑफ द चिल्ड्रंस डाइड बिकॉज ऑफ द न्यूमोनिया। फिर है उसके बाद सेकंड नंबर पे देखो, अप्रगल्भ शिशु के उपद्रव, यानी कि 18% ऑफ द चाइल्ड्स डाइड बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी से क्या मतलब समझोगे कि भी प्री टर्म बर्थ है बच्चे का। जब गायनी में तुम देखोगे या फिर तुम पीडिया में, इसमें आगे टर्मिनोलॉजी आएगी, टर्म, प्री टर्म, पोस्ट टर्म। तो वो क्या होता है कि टर्म तो नॉर्मल बेबी हो गया। अब अगर बच्चा नॉर्मल से पहले डिलीवर हो गया, नॉर्मल क्या होता है 37 वीक से 41 वीक तक अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो वो क्या है, नॉर्मल है। लेकिन बिफोर 37 वीक अगर कोई बच्चा होता है तो वो प्री टर्म कहलाता है। अब उसमें क्या होता है कि जो प्री टर्म होता है वो क्या होता है कि उसकी मैच्योरिटी में टाइम आता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मैच्योरिटी फेज में डेथ हो जाती है जिनकी, इस वजह से ऐसे बोला है, ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री मैच्योरिटी जिन बच्चों की डेथ हो जाती है, उनका डाटा बताया 18%। फिर है बाल अतिसार। अतिसार सब जानते हैं, डायरिया होता है, सेकंड ईयर तुमने पढ़ा होगा, सेकंड प्रॉफ में, फर्स्ट प्रॉफ में, दैट बाल अतिसार इज द डायरिया। उसके बाद है जन्मकालीन श्वास अवरोध। जन्मकालीन श्वास अवरोध का मतलब है बर्थ एस्फिक्सिया, मतलब जिनको बच्चों को जन्म से ही सांस लेने में प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है वो। उसके बाद है नवजात संक्रमण, नियोनेटल सेप्सिस। तो ये सबको पता है कि जो नियोनेट्स होते हैं, जो बच्चे नए जन्मे होते हैं, उनमें क्या होता है कि इम्यून कम होता है, तो उनके अंदर इन्फेक्शन का, सेप्सिस का चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर है नेक्स्ट 6 नंबर पे जन्मजात विकृतियां। तो बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कंजेनाइटल एनोमलीज होते हैं, एनोमलीज मतलब विकृति। ठीक है। उसके बाद रोमांतिका आघात, है ना, रोमांतिका तुमने पैथो में पढ़ के आओगे कि मीजल्स क्या होती है, तो मीजल्स भी बच्चों में कॉमनली पाई जाती है। फिर आघात, इंजरी, अगर कोई उसको इंजरी हो जाती है तो इंजरीज ऑल्सो कैन बी द कॉज। कुछ अदर फैक्टर्स मॉडर्न के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं जो थोड़ा सा अपने साइंस से हटकर अगर अपन बोले, तो पॉवर्टी, यानी कुछ अपन देखते हैं कि काफी सारे बच्चे किसके कहाँ मरते हैं, पॉवर्टी से। क्योंकि जो बस्ती वगैरह में रहते हैं ना, तो उनकी प्रॉपर केयर हो पाती है, ना उनको न्यूट्रिशन मिल पाता है। दूसरा इलिटरेसी के कारण। ठीक है, इलिटरेसी के अंदर हम वो भी एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई लड़का वो चाहिए था, लड़की चाहिए थी, उस वजह से हार्मफुल कल्चरल प्रैक्टिस, रूरल हैबिटेट, माल फॉर्मेशन, माल न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, अदर डिसऑर्डर्स लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये सब। ठीक है। भाई मदर को बहुत ज्यादा डायबिटीज है तो मदर, उसको बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ वो उसकी डेथ हो सकती है ना। अगर मान लो बच्चे के दिल में छेद है तो हो सकता है वो जल्दी मर जाए। तो ये सब क्या हो गई रीजन उनके, शिशु के मृत्यु के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कुमार भृत्य का महत्व। कुमार भृत्य का महत्व क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ कुमार भृत्य। देखो क्या लिखा है। पहला क्या है, कुमार विद्या चिकित्सा शास्त्र की एक प्रमुख विद्या है। प्रमुख विद्या क्यों है, क्योंकि तुमने देखा कि चरक ने भी इसको माना है, 6 नंबर पे दिया है, सुश्रुत ने भी इसको 5th नंबर पे दिया है, वाघभट ने भी सेकंड पे दिया है, और काश्यप ने फर्स्ट पे दिया है। तो एक प्रमुख विद्या है। भी बच्चों के अंदर अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो एक डिफरेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें लेके चलना पड़ेगा। ये ठीक है। उसके बाद क्या है, यदि बालक स्वस्थ रहेगा, इफ चाइल्ड इज हेल्दी, तो उसका पालन पोषण व चिकित्सा सुचित प्रकार से होगी, तो ही वह भविष्य में आरोग्य को प्राप्त करता हुआ सद नागरिक बनेगा। सद नागरिक मतलब एक अच्छा इंसान बनेगा। अब आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आज, हम बहुत सारे केस ऐसे देखते हैं जिनमें किसी के हियरिंग प्रॉब्लम है, किसी के विजुअल डिफेक्ट्स होता है, किसी के कोई अदर डिजीज है, कोई कंजेनाइटल डिजीज है ना। तो वो बच्चे क्या करते हैं कि वो अपना पूरा 100% एक अपना फील्ड में नहीं दे पाते। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा समाज से अलग रहते हैं। हम अगर कॉमन सेंस की बात करें, कि हम देखते हैं कि वो क्या रहते हैं, थोड़ा सा समाज से अलग रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको थोड़ा सा अलग फील भी होता है और समाज भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, आज हम बोलते हैं कि ठीक है उनको साथ लेके चलो, एक अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि कहीं ना किसी के मन में वो चीज आ जाती है। तो इसीलिए वो सद नागरिक का रोल नहीं प्ले कर पाते। लेकिन अगर वही एक हेल्दी पर्सन है, वो प्रॉपर अपना रूटीन लाइफ कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, पढ़ाई के बाद जॉब भी कर रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सद नागरिक। उसके बाद है आचार्य काश्यप ने एक अपने जो रेफरेंस दी कि काश्यप संहिता में दिया है कि कुमार भृत्यम नाम तंत्राणाम अधम उच्यते आयुर्वेदस्य महतो देवानामिव अव्यपे अनेन ही सर्व
ऋते मित्रे चिकित्सन्ति, मतलब क्या है स्वधि मित्रे? इसका मतलब क्या है देखो, अर्थात हिंदी देखनी है, हिंदी इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या है, लाइन क्या लिखी है उसका मतलब समझने की कोशिश करो। कि जिस प्रकार सभी देवताओं में, हम देवताओं में क्या बोलते हैं, आहुति देते हैं तो अग्नि में देते हैं। हम क्या बोलते हैं, अग्नि सबसे पवित्र है, तो अग्नि को क्या माना गया, श्रेष्ठ माना गया। तो जिस प्रकार सभी देवताओं में अग्नि को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार इस महान आयुर्वेद के 8 तंत्रों में, मैंने बोला ना अष्टांग विभाजन में जो अपन बात कर रहे थे, 8 तंत्रों में कुमार वृत्य को श्रेष्ठ माना गया। अभी तुमने देख लिया, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि काश्यप ने क्या किया है, प्रथम स्थान पे किसको माना है, कुमार वृत्य को। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि 8 तंत्रों में कुमार वृत्य को श्रेष्ठ माना गया है। इस कुमार वृत्य के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त हुए मनुष्य की अन्य विधा की चिकित्सा करते हैं। चिकित्सक चिकित्सा करते हैं। ठीक है, तो ये समझ आया कि चिकित्सक चिकित्सा किसकी करते हैं, जो चिकित्सा करने लायक हो। और काश्यप के अकॉर्डिंग प्रधान किसको माना है, पीडियाट्रिक को। इसीलिए बोला है, देखो जिस प्रकार सभी देवताओं में अग्नि को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार इस महान आयुर्वेद के 8 तंत्रों में कुमार वृत्य को श्रेष्ठ माना गया। इस कुमार वृत्य के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त करते हुए मनुष्य की अन्य विद्या की चिकित्सक चिकित्सा करते हैं। मतलब अगर बच्चा क्या होगा कि वो ग्रो ही नहीं किया, ठीक है, भाई इन्फेंट एज में मान लो, जो 5 से 10 साल का बच्चा है, उसमें प्रॉपर ग्रो नहीं कर पा रहा है, उसमें पहले से ही प्रॉब्लम है, तो फिर आगे आने वाले पे जब काय चिकित्सक वाले लोग हैं जो एडल्ट एज वालों की ट्रीटमेंट करते हैं, वो किसकी चिकित्सा करेंगे। काश्यप का ऐसा ही कहना था कि भाई अगर बच्चा स्वास्थ्य होगा तभी वो आगे बढ़ेगा, जब भी आगे जाके और बाकी चिकित्सा का कोई इंपॉर्टेंस हो सकती है। फिर देखो नेक्स्ट है मॉडर्न एस्पेक्ट। मॉडर्न एस्पेक्ट क्या बोलता है, इट इज नॉट एनफ टू प्रिपेयर अवर चिल्ड्रन फॉर द वर्ल्ड, वी मस्ट ऑल्सो प्रिपेयर द वर्ल्ड फॉर आवर चिल्ड्रन। ये किसने बोला था, लुइस रॉड्रिगेज ने। लुइस रॉड्रिगेज ने क्या बोला कि हमारे बच्चे को हम वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करें, ये एनफ नहीं है। हमें एनवायरनमेंट को, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को, आसपास के कल्चर को भी हमें ऐसा करना होगा कि वो हमारे बच्चे के लिए कैसा हो, सुटेबल हो। ठीक है, उसके बाद है कुमार वृत्य विषयक साहित्य। तो कौन से कुछ साहित्य के नाम दिए जिसमें कुमार वृत्य के विषय के बारे में हम वर्णन मिलता है हमें, जैसे काश्यप संहिता हो गई, हिरण्याक्ष तंत्र हो गया, बाल तंत्र हो गया, कुमार तंत्र हो गया, ठीक है, बाल चिकित्सा अमृत हो गया, चिकित्सा अमृत, ठीक है, योग सुधा हो गया, निधि हो गया, योग सुधा निधि। ये कुछ नाम है कि हमें कहाँ कहाँ कुमार वृत्य के वर्णन मिलता है। उसके बाद है स्कोप ऑफ कुमार वृत्य। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, स्कोप ऑफ कुमार वृत्य। स्कोप से क्या मतलब है, स्कोप का मतलब सिंपल सा है कि हम आयुर्वेद में कहाँ कहाँ कुमार विद्या का यूज होता है। तो अब तुम नाम से जानने जा नाम से देखोगे तो तुम ऐसे बोलोगे कि यार ये तो बच्चों में होता है। एक लाइन नहीं है, बहुत सारी चीजें, अलग अलग आचार्य का अलग अलग मत होता है, जैसे सुश्रुत ने कुछ बोला, काश्यप ने कुछ बोला, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, वैसे तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस तुम्हारे एनसीआई में इतना दिया नहीं हुआ है, जैसे 1 नंबर का एमसीक्यू बताया हुआ है। लेकिन आने को भाई क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, अगर अच्छा क्वेश्चन बनता है तो स्कोप ऑफ कुमार वृत्ति भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्योंकि जनरलाइज चीज है कि हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम वो चीज क्यों पढ़ रहे हैं और हम वो कहाँ काम आने वाली है। तो स्कोप का मतलब वही है कि वो चीज कहाँ काम आने वाली है। तो सबसे पहले देखो, इसमें लिखा हुआ है, आयुर्वेद मतानुसार कुमार वृत्य शिशुओं व स्त्री एवं प्रसूता में होने वाली व्याधियों के शमन पालन पोषण का विज्ञान है। तो समझे, कुमार वृत्य शिशुओं का तो है ही, प्लस स्त्री और प्रसूता में होने वाली, प्रसूता जो प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, और स्त्री फीमेल में होने वाली व्याधियों के शमन पालन पोषण का विज्ञान है। तो शमन यानी कि उसकी चिकित्सा होगी, और पालन पोषण यानी कि उसका ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन होगा। इसलिए 16 वर्ष तक शिशुओं में होने वाली, अब यहाँ पे आ गया ना 16 वर्ष तक, एज याद रखना, कहीं 15 बोलिए कहीं 16, लेकिन मॉडर्न में कितनी बोलिए, 18। ठीक है, होने वाली विकारों का, स्त्री के गर्भावस्था का, प्रसव अवस्था व स्त्री जनांगों से संबंधित व्याधियों की चिकित्सा इसमें की जाती है। वैसे तो तुम अगर पर्टिकुलर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में कि स्त्री से रिलेटेड कोई भी डिजीज है वो किस में ट्रीट करते हैं, तो वो गायनी में जाएगी। लेकिन क्या होता है कि हर चीज को रिलेट होती है। ठीक है, अब बच्चा है, वो किससे आएगा, वो वेजाइनल ट्रैक्ट से होता हुआ आएगा ना, तो वेजाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीज किस में ट्रीट होगी, वो गायनी में ही होगी। लेकिन कहीं कहीं कुछ आचार्य ऐसे बोल देते हैं कि हम जो स्त्री से की गर्भावस्था या प्रसव अवस्था या स्त्री के जनन अंगों से संबंधित कोई व्याधि है वो हम इसमें कर सकते हैं ट्रीट, इसमें कुमार विद्या में कर सकते हैं। अब देखो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, आचार्य सुश्रुत ऐसे बोलते हैं कि नव ग्रह की आकृति का ज्ञान, स्कंद ग्रह, स्कंद अपस्मार, ये नाम है तुम्हें सिर्फ ऐसे
बताने के लिए बता रहा हूँ। स्कंद अपस्मार ग्रह, शुक्नि ग्रह, रेवती ग्रह, पूतना ग्रह, अंध पूतना ग्रह, शीत पूतना ग्रह, मुख मंडिता ग्रह, नेगमेश ग्रह के प्रतिषेध का उपाय, ग्रह तो उत्पत्ति, योनि व्यापद प्रतिषेध, शरीर स्थान में वर्णित रज शुद्धि एवं गर्भ क्रांति का वर्णन, यह सभी विषय कुमार विद्या के अंतर्गत आते हैं। यही कुमार विद्या का क्षेत्र है। तो तुम्हें ये देखने को मिला कि हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, ये चीजें डिटेल में आगे कि स्कंद ग्रह क्या है। ठीक है, जैसे तुम फाइनल ईयर में और सब्जेक्ट्स भी पढ़ोगे, तुम जैसे केसी वगैरह और पढ़ोगे ना, और जैसे सर्जरी पढ़ोगे, ठीक है, पीडिया पढ़ोगे, तो उसमें कुछ चीजें आएंगी तुम्हारे, जैसे ग्रह उत्पत्ति क्या है, योनि व्यापत क्या है, शरीर स्थान में वर्णित रज शुद्धि क्या है, रज शुद्धि, गर्भावक्रांति क्या है। ठीक है, गर्भावक्रांति तो तुम फिर भी एनाटॉमी में थोड़ी थोड़ी सी बेसिक तुम पढ़ के आए हो। ठीक है, या फिर नवग्रह की आकृति का ज्ञान क्या है। तो ये सब चीजें आगे डिटेल में पढ़ी जाएगी। अपन को यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि हम इसमें पढ़ते क्या क्या है, वो आचार्य ने क्या बोला है। और भी देखो इसमें दिया हुआ नीचे, देखो ये देखो कि और भी पुरुष के शुक्र दोष, स्त्री के आर्तव दोष, स्तन रोग, क्लेब्य रोग, मूढ़ गर्भ की चिकित्सा, गर्भिणी के रोग के प्रतिकार का उपाय, गर्भ के मासानुमासिक वृद्धि, योनि व्यापद, अप्रजाता आदि का वर्णन यथास्थान पर किया गया है। ठीक है, ये कहाँ लिखे हुए हैं, ये देखो रेफरेंस भी लिखा हुआ है कि जो ऊपर बताया वो कहाँ लिखा है, सुश्रुत के सूत्र स्थान में। और जो ये जो चीजें मैंने बोली ये सुश्रुत के उत्तरखंड में बोली गई है। ठीक है, अब मॉडर्न के देखते हैं। भी आचार्य सुश्रुत ने तो बता दिया अपना कि भी हाँ हाँ ये है। अब मॉडर्न में क्या बोलते हैं, मॉडर्न में देखो, मॉडर्न में इस चीज को किससे कोरिलेट करते हैं, एंटीनेटल केयर से। एंटीनेटल केयर के लिए एक वर्ड और आया है, प्रसव पूर्व प्रचर्या। मतलब प्रसव यानी कि बर्थ से पहले। ठीक है, उससे पहले, क्योंकि ऑफकोर्स बात है, कुमार वृत्ति में ये थोड़ी थोड़ी बोला है कि सिर्फ आफ्टर बर्थ, बिफोर बर्थ भी हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, जो बच्चे का ध्यान रखते हैं, जो पोषण होता है, वो किसमें है, कुमार वृत्ति में ही है। एंटीनेटल केयर के बारे में क्या बोल रहा है, सबसे पहली लाइन बोल रहा है, देखो देखो पहली लाइन क्या बोल रहा है, गर्भ से लेकर जन्म तक की अवस्था में गर्भ अवस्था कहते हैं। फिर उसके आगे देखो क्या बोल रहा है ना, पहली लाइन उसके बाद गर्भ अवस्था होती कितनी है, तो 280 डेज की बोली है। जनरली क्या होता है, हम 9 मंथ बोलते हैं, 9 मंथ में क्या होता है 270 डेज। लेकिन ऐसा बोलते हैं, जब हम पूरा डिटेल में आगे फर्दर पढ़ते हैं, तो 9 मंथ, भाई अगर तुम नॉर्मल किसी से पूछोगे ना, अपने घर में पूछोगे या बाहर किसी से पूछोगे, तो वो क्या बोलेगा, 9 महीने किसकी होती है, प्रेगनेंसी टाइम होता है। लेकिन जब हम अपने साइंस के अंदर पढ़ते हैं, अपने मेडिकल फील्ड में पढ़ते हैं, तो क्या आता है, दैट एग्जैक्ट इज 9 मंथ 7 डेज। ठीक है, इसीलिए इसको 37 वीक ऑफ पीरियड बोलते हैं। कि अगर बच्चा 37 वीक से लेकर आगे 4 वीक तक का एक्सटेंशन होता है, कि 37 वीक से 41 वीक के अंदर बच्चा पैदा हुआ है, तो वो क्या है, टर्म बेबी है। इसमें आगे आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गर्भ अवस्था में माता व गर्भस्थ शिशु के उचित पोषण व देख रेख होना आवश्यक है, इसी को एंटीनेटल केयर कहते हैं। एक्टिविटीज अंडर आरसीएच प्रोग्राम, तो आरसीएच जो प्रोग्राम हमने तुमने सेकंड ईयर में अभी स्वस्थ विरुद्ध में प्रोग्राम पढ़े होंगे, उसमें भी आरसीएच प्रोग्राम आता है, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि टीटी का इंजेक्शन बच्चों को देना है, इंटरवल ऑफ 1 मंथ। जो नया बच्चा पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसको 2 बार, ट्वाइस, देखो मैंने लिखा हुआ है ट्वाइस टीटी इंजेक्शन इन इंटरवल ऑफ 1 मंथ। यानी कि 1 महीने के अंतराल पे, यानी कि एक इंजेक्शन लग गया, उसके बाद 1 महीने बाद एक और इंजेक्शन उसको टीटी का लगाना है। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं उसके बाद, देखो नेक्स्ट क्या है, एवरी मंथ एग्जामिनेशन। हर महीने हमें क्या बच्चे का एग्जामिन करना है, उसकी हाइट, वेट, ब्लड एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन, ये हमें बच्चे की करते रहना चाहिए। फिर इधर एक देखो इस साइड लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन डन टू प्रिवेंट फ्रॉम माल न्यूट्रिशन एंड कंजेनाइटल डिजीज। अब मैंने ये बोला कि हाँ, तुम लोगों को ये तो बोल दिया कि एग्जामिनेशन करना चाहिए, लेकिन किसी के दिमाग में आ गया कि एग्जामिनेशन करना क्यों चाहिए, आखिर हम क्यों एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो दैट्स द रीजन कि बच्चे को कहीं माल न्यूट्रिशन तो नहीं हो रहा है, या उसके कोई डिजीज तो नहीं है, कंजेनाइटल डिजीज तो नहीं हो रहा है। इस चीज के लिए हम, जब तक बच्चा एटलीस्ट 2-3 साल का नहीं होता, ऐसे हम बोलते हैं, डॉक्टर्स भी प्रेफर करते हैं कि हर महीने बच्चे का एग्जामिनेशन करवाइए, उसकी हाइट वेट, ताकि, क्योंकि क्या है बोला है, जब तुम आगे इसका सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थोड़ा सा मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें, उसमें साफ ऐसे लिखा हुआ है कि जो फैक्टर्स बताए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, उसके अंदर जैसे हाइट और वेट का दिया है कि बच्चे की हाइट फर्स्ट 1 साल का है तो इतनी सेंटीमीटर है, सेकंड ईयर का है तो वो एक एवरेज डाटा दिया है, तो हम उसमें एग्जामिनेशन करेंगे, मान लो। तो मान लो एग्जांपल देके बता रहा हूँ मैं, तुम्हें एग्जैक्ट नहीं बता रहा।
कि मान लो फर्स्ट 1 साल का बच्चा है, उसकी हाइट हमने एज्यूम कर ली 50 सेंटीमीटर, हमारा एवरेज डाटा है। अब तुमने एग्जामिन किया उस बच्चे को, तो तुमने देखा कि उस बच्चे की हाइट जो आ रही है वो 40 सेंटीमीटर आ रही है। तो वो किस कारण से हो सकती है? या तो उसके अंदर ड्वार्फिज्म है, कॉन्जेनाइटल डिजीज है, या फिर क्या हो सकता है कि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो वो माल न्यूट्रिशन हो सकता है। तो इसी चीज के एग्जामिनेशन के लिए हमें क्या करना है? एग्जामिन इसी चीज को देखने के लिए हमें एग्जामिनेशन करना है। सेकंड हम क्या कर सकते हैं? तो पहला तो तुमने देख लिया क्या करना है, एंटीनेटल केयर हो गई। फिर सेकंड है वैक्सीनेशन, कि भाई हम बोलते हैं ना बच्चे को वैक्सीन करो। तो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन है इम्यूनिटी, एक अदर टर्म में बोल लूं इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए शिशु को टीकाकरण करना आवश्यक है। याद रखना, टीकाकरण, जिसको वर्ड समझ नहीं आता वो वैक्सीन याद रखे, जिसको वैक्सीन समझ नहीं आता वो टीकाकरण याद रखे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि चीज याद रखनी है। उसके बाद क्या है, बालक के जन्म लेने से लेकर 16 वर्ष तक विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रम नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत लाए गए हैं। तो ये चीज तुम सबको पता है, तुम स्वस्थ रीति में पढ़ के आए हो, एज्यूमिंग टू बी, क्योंकि ये चीजें देखो डिटेल में जाने को तो हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि बच्चे को कब कौन सी इंजेक्शन लगना है, कौन सी इम्यूनाइजेशन होनी प्रोग्राम होना है। क्योंकि ये पूरा, जब आजकल तो क्या होता है कि जैसे ही तुम, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की स्पेशली बताऊं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है कि वहां पे किसी की डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी होने के साथ ही बच्चे को पूरा एक वो उसका दे दिया जाता है शेड्यूल, जिसमें बच्चे की कब कौन सा चेकअप होना है, कब कौन सी उसके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत कौन सी उसके वैक्सीन लगनी है, वो उसमें सब लिखा रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स आ सकते हैं और इम्यूनाइजेशन करवा सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं। ठीक है, जैसे आगे दिया एग्जांपल की हेपेटाइटिस आदि के टीके इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक के द्वारा प्राइवेट रूप से लगाए जाते हैं। तो जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक है वो किस, वो है, वो क्या है, हेपेटाइटिस के वैक्सीन लगाती है, किस तरीके से, प्राइवेट रूप से। ठीक है, गवर्नमेंटल नहीं है। उसके बाद दो चीजें हमने देख ली, एंटीनेटल केयर और वैक्सीनेशन। अब थर्ड क्या है, पोषण। तो मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ तब से, पोषण तो न्यूट्रिशन है। तो शिशु की वृद्धि व विकास में पोषण का विशेष महत्व होता है। नवजात शिशु का प्रथम आहार, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कुमार वृत्ति के अंदर। बेसिक क्वेश्चंस के अंदर अगर हम बात करें, तुम्हारा पहला पीए होता है, तो तुम उसमें मोस्ट कॉमनली ये देख सकते हो। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे मेन एग्जाम में भी पूछ ले। अगर एक क्वेश्चन अच्छा, एक नॉर्मल क्वेश्चन बनाने की बात करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है एमसीक्यू में कि नवजात शिशु का प्रथम आहार। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ लोगों ने सुना होता है फैमिलीज में कि बच्चे को पहले वो शहद चढ़ाते हैं या कुछ करते हैं, नहीं। अगर हम अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग देखें, हमारे मेडिकल फील्ड में साफ साफ लिखा है कि नवजात शिशु का प्रथम आहार क्या है, मातृ स्तन्य, यानी कि जिसको क्या नाम दिया है, पीयूष, कोलोस्ट्रम। तो ऑप्शन में जरूरी नहीं है दुग्ध लिखा हो, ऑप्शन में क्या आ सकता है, पीयूष आ सकता है, कोलोस्ट्रम आ सकता है, मातृ स्तन्य आ सकता है। मेन क्वेश्चन बनने का रीजन यही है। बच्चे क्या सोचते हैं कि माता का दूध या शहद, ये चीज सोचते हैं ना। तो पीयूष लिखा जाएगा तो सोचेंगे पीयूष क्या है, कोलोस्ट्रम, कुछ लोगों को कोलोस्ट्रम नहीं पता होता। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि मातृस्तन्य, पीयूष या फिर कोलेस्ट्रम, विच मीन्स हैव डिफरेंट इम्यूनोग्लोबिन इंक्रीज इम्यूनिटी। और ये तुमने पढ़ा होगा, तुम्हारे 11th 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कि जो कोलेस्ट्रॉम होता है उसके अंदर क्या होता है, विटामिन ए होता है। ठीक है, नहीं सॉरी, आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन ए होता है। ठीक है, उसके बाद मातृ स्तन्य में लौह तत्व कम होता है, ये चीज याद रखना है, लौह तत्व कम होता है ना। कोई बोले कि ये क्या बात बोल रहे हो, लौह तत्व कम होता है, हाँ, तो उसमें क्या होता है, आयरन कम होता है। ठीक है, क्या होता है, मातृ स्तन्य में क्या होता है, आयरन कम होता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है, टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए ड्रॉप अंडर नेशनल एनीमिया प्रोग्राम। नेशनल ब्लाइंडनेस ये तुम्हें पता होगा, तो अगर तुमने स्वस्थ फ्रिज में पढ़ा है, नेशनल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम पढ़ा है, तो क्या है, विटामिन ए, ब्लाइंडनेस किस वजह से होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लाइंडनेस होती है, ये तुमने विटामिन पे पढ़ा होगा पैथोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो प्रिवेंट ब्लाइंडनेस क्या करता है, विटामिन ए की ड्रॉप दिया जाता है आफ्टर 6 मंथ। फलों का रस, तरल अन्य पदार्थ, तो ये याद रखना है। तो ये जब तुम उसमें पढ़ोगे, फल प्राशन संस्कार, अन्न प्राशन संस्कार, जब फर्दर इसमें आगे जब तुम जाओगे तो संस्कार पढ़ोगे, कितने अलग अलग 12 प्रकार 15 प्रकार ऐसे संस्कार पढ़ोगे, तो उसमें आता है फल प्राशन, फलारस संस्कार, या फिर अन्न प्राशन संस्कार। तो याद रखना है कि फलारस यानी कि फलों का रस जो होता है बच्चे को कब पिलाया जाता है, आफ्टर 6 मंथ। और जो प्राशन होता है, यानी कि जो बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, वो 1 साल का होता है। ठीक है, उसके बाद जब दंत उत्पत्ति हो जाए तो उसे क्या देना है, ठोस आहार देना है।
ठीक है। इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर नेशनल मिड डे मील प्रोग्राम फूड प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी स्कूल। तो बच्चों के लिए न्यूट्रिशन के अंदर बच्चों के लिए हम क्योंकि पोषण पढ़ रहे हैं ना, तो बच्चों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो अंडर नेशनल मिड डे मील प्रोग्राम फूड प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ये हमें याद रखना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन क्या है, सभी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र के कम से कम 2 बार सभी छात्रों को स्वास्थ्य परीक्षण शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा कराया जाता है। क्या है हेल्थ एजुकेशन से मतलब, कि यहाँ पे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना छोटे, तो वहाँ क्या होता है, मेडिकल कैंप भी लगने चाहिए, और हर साल में एटलीस्ट 2 बार बच्चों का क्या होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। आजकल औषध वितरण का कार्य नेशनल रूरल हेल्थ मिशन द्वारा राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कर्म RSBK के अंतर्गत कराया जाता है। तो जो हम बच्चों को दवाइयां बांटते हैं या पल्स पोलियो प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं जो बच्चों के लिए क्या है, हेल्थ के लिए हमें आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एडल्ट हेल्थ, किशोर अवस्था स्वास्थ्य। क्योंकि कुछ लोगों ने क्या बोला है, हमने देखा ना मॉडर्न के अकॉर्डिंग की एडोलेसेंस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पीडियाट्रिक्स। तो बाल्यावस्था व युवावस्था के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं, या एडल्ट एज बोलते हैं, या किशोर अवस्था बोलते हैं, जिसे जो एज क्या बताएगी उसकी मॉडर्न के अकॉर्डिंग 11 से 18 साल। इसमें शिशु की शारीरिक मानसिक व लैंगिक विकास होता है, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग के लिए बोला गया है। किशोर अवस्था में वृद्धि व विकास के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। ऑफ कोर्स ही बात है, आहार की आवश्यकता होगी। लैंगिक विकास में यौन शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अराउंड 30% ऑफ द चाइल्ड ऑफ दिस एज स्टार्टेड स्मोकिंग ड्रिंकिंग एक्सेट्रा। तो ये ऑफ कोर्स की बात है, ये चीज ध्यान देने वाली है कि जो 11 से 18 साल के बच्चे होते हैं, उनका अगर गलत उसमें आ जाए, या अगर गलत संगत में पड़ जाए, तो उनमें क्या होता है कि जनरली वो क्या करते हैं, गलत इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, स्मोकिंग करना चालू कर देंगे, ड्रिंकिंग चालू कर देंगे एक्सेट्रा, और बहुत सी चीजें होती है। तो उन चीजों से हमारा क्या है, बचाना चाहिए हमें बच्चों को। भारत सरकार द्वारा RCH प्रोग्राम के साथ ही साथ RCH+A प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें किशोर अवस्था वाले बालकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब तुम सोच रहे होगी कि RCH और RCH+A क्या है। तो RCH मैंने तुम्हें अभी बताया थोड़ी देर पहले कि RCH प्रोग्राम जिसमें चाइल्ड हेल्थ केयर, बच्चों की हेल्थ केयर। अब RCH+A क्यों बोला, तो अभी मैंने तुम्हें बताया ना कि आयुर्वेद में कुमार वृत्ति में हमने किसको माना, 1 से 15 साल तक के बच्चे को, लेकिन मॉडर्न में 18 साल तक के बच्चे को बोला है। तो क्या है, कुछ चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए भी, एडल्ट स्टूडेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि उनको क्या है, एक अलग प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए। जो 18 साल तक के बच्चे हैं, जो 11 से 18 साल तक के बच्चे हैं, उनको एक अलग गाइडलाइन देने की जरूरत है, ताकि वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग इन जैसी चीजों से बच सके, या जिनका लैंगिक विकास हो सके, जिनको यौन शिक्षा दी जा सके। इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से प्रोग्राम चलता है, RCH+A प्रोग्राम। तो ये देखो, मैं तुम्हें फिर से एक बार इस बेसिक में ले जाता हूँ, इस चैप्टर के हम बेसिक में जाएं, तो तुम्हारा पहला पॉइंट था डेफिनेशन ऑफ कुमार वृत्ति एंड स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुमार वृत्ति। ये दोनों चीजें कवर हो चुकी है इसके अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज की। तो टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे वयोभेदा के साथ, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एज पढ़ेंगे उसके साथ हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये इसके अंदर तुम्हारा पहला पार्ट पूरा हुआ।